अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में एंजॉय कर रहे होंगे। तो बेसिकली हम एक्सरसाइज कर रहे थे थर्ड चैप्टर की। तो हमने एमसीक्यूज़ किए, एमसीक्यूज़ के बाद हमने शॉर्ट क्वेश्चन किए। अभी हम जो है ना वो लॉन्ग क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा, ये एक बात बता दूँ, लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर बेसिकली जो चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली हैं ऑलरेडी वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है। अब कुछ लॉन्ग क्वेश्चन ऐसे हैं जो ऑलरेडी जिनके ऊपर पूरा पूरा लेक्चर जो है ना वो मैंने दिया हुआ है। ठीक है। तो वो मैं आप लोगों को बता दूंगा कि कौन सा लेक्चर जो है ना वो आप लोग तैयार कर लें इस स्पेसिफिक लॉन्ग के लिए। ठीक है। लेकिन कुछ लॉन्ग ऐसे हैं जो यानी कि थोड़े से आप कह सकते हैं कि आउट ऑफ द सीन है। आप लोगों ने ऑलरेडी नहीं किए, यानी कि उनको कुछ वेज में लिखना है। किए तो हैं लेकिन उनको कुछ तरीके से लिखना है, तो वो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूंगा। ठीक हो गया। तो आइए चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशन ऑफ मेंडलीव फॉर द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन हिज पीरियोडिक टेबल। कहते हैं कि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल की तरफ जो है ना क्या कंट्रीब्यूशन थी, मेंडलीव ने क्या काम किया पीरियोडिक टेबल की तरफ, यानी पीरियोडिक टेबल बनाने में मेंडलीव का क्या किरदार है वो आप बताएं। तो इसके अंदर आप लोगों ने सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बाद आप लोगों ने मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है क्या बेसिकली वो बताना है। उसके बाद थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है एंड देन जो है ना वो फेलियर ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, यानी कि मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल जो था वो क्यों रिजेक्ट किया गया था। ठीक हो गया। ये चीज़ हम एंड पे देखेंगे। तो चलते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन पे। मेंडलीव 1834 टू 1907 वाज अ रशियन केमिस्ट। मेंडलीव जो है ना वो एक रशियन केमिस्ट थे। ही वॉज द क्रिएटर ऑफ फर्स्ट वर्जन ऑफ पीरियोडिक टेबल। सबसे पहला जो पीरियोडिक टेबल यानी कि एलिमेंट्स को अरेंज किया गया था पीरियोडिक टेबल की फॉर्म में, वो किसने किया था? मेंडलीव ने किया था। ठीक है। तो मेंडलीव जो है ना वो पीरियोडिक टेबल का पहला क्रिएटर है, पहला यानी कि बनाने वाला है, पहला इजाद करने वाला है। ही ऑल्सो प्रिडिक्टेड द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स येट टू बी डिस्कवर्ड। अब पहला काम तो उसने ये किया कि उसने पीरियोडिक टेबल को एक यानी कि एलिमेंट्स को एक टेबल की फॉर्म में अरेंज किया। पहली उसकी ये थी अच्छी बात, यानी कि उसका अच्छा काम था। दूसरा उसका काम उसने क्या किया कि उसने जो एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल के अंदर अभी तक डिस्कवर नहीं थे हुए, ठीक है, उनको जो है ना उनकी प्रेडिक्शन दी थी, उसकी उन एलिमेंट्स की पेशन गोई दी थी। ठीक हो गया। अब फ़र्ज़ करें कि जैसे कि आज का बंदा कोई पेशन गोई करता है कि 10 साल बाद ये चीज़ होगी या 50 साल बाद ये काम होगा। ठीक है। पेशन गोई करता है और वाकई वो 50 साल बाद ऐसे होता है या 10 साल बाद ऐसे होता है, तो हम कहते हैं कि ये बंदा जो है ना इसे इस चीज़ का पता था, यानी कि वो एक्सपर्ट था ऑब्वियसली, तभी जो है ना उसने पेशन गोई की थी। तो मेंडलीव जो था ना, मेंडलीव ने क्या किया था, जब एटॉमिक मैथ की बेस पे सारे एलिमेंट्स को अरेंज किया था तो कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जो अभी तक डिस्कवर नहीं थे हुए। तो मेंडलीव ने कहा था कि फ्यूचर के अंदर जो है ना ये इस तरह के एलिमेंट्स जो है ना वो दरियाफ्त हो जाएंगे, यानी कि उसने प्रेडिक्शन दी थी। तो 3 एलिमेंट्स की उसने प्रेडिक्शन दी थी। कौन कौन सा है? स्कैंडियम, ये हमारे पास स्कैंडियम है। ठीक हो गया। इसका सिंबल जो है ना वो SC है। आगे गैलियम है, ये Ga गैलियम। उसके बाद तीसरा है जर्मीनियम, ये हमारे पास जर्मीनियम है, Ge। ये 3 एलिमेंट्स थे जो मेंडलीव ने जो है ना इनको प्रिडिक्ट किया था, इनकी पेशन गोई की थी कि ये फ्यूचर में जो है ना वो दरियाफ्त होंगे, तो बाद में ये हो गए। इंट्रोडक्शन के बाद आगे चलते हैं मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। अब मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल किस बेस पे था? मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल जो है ना वो किस रूल पे जो है ना वो काम करता था? ठीक है, वो हमने देखना है। तो अकॉर्डिंग टू मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ, अच्छा, मेंडलीव ने पीरियोडिक एलिमेंट्स को अरेंज करने से पहले एक लॉ दिया था जिसे पीरियोडिक लॉ बोलते हैं। ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, पीरियोडिक लॉ, मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ। तो उसके पीरियोडिक लॉ के अकॉर्डिंग क्या चीज़, यानी कि द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स और पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मैसेज, यानी कि जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जिनको उसने अरेंज किया, एलिमेंट्स को किस की बेस पे अरेंज किया गया था? उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मैसेज की बेस पे। अब आप लोगों को बताता चलूँ कि एटॉमिक मैस का मतलब क्या है। एटॉमिक मैस का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, तीनों को जब आप एक एटम के अंदर सम करेंगे तो तब आपके पास जो है ना एटॉमिक मैस आएगा। तो उसने क्या किया था मेंडलीव ने सारे एलिमेंट्स को एटॉमिक मैसेज की बेस पे अरेंज किया था। ठीक है। यानी कि सबसे पहला वो एलिमेंट जिसका सबसे कम एटॉमिक मैस, उसके बाद उससे बड़े वाला एटॉमिक मैस, फिर उससे बड़े वाला, फिर उससे बड़े वाला। ठीक हो गया। इस तरह जो है ना उसने एटॉमिक मैसेज की बेस पे, इंक्रीजिंग एटॉमिक मैस की बेस पे उसने जो है ना एलिमेंट्स को अरेंज किया था। आगे एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। मेंडलीव अरेंज्ड ऑल द एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मैसेज, ये हमने अभी पढ़ा है। इन हॉरिजॉन्टल रोज कॉल्ड पीरियड्स, उसने सारे एलिमेंट्स को एटॉमिक मैसेज की बेस पे अरेंज किया एक रोज के अंदर,
ठीक है ना। ये सारी क्या है, रोज़ हैं हमारे पास। ये पहली रो, ये दूसरी, तीसरी, चौथी, ये टोटल कितनी रोज़ हैं, 7 रोज़ हैं। तो टोटल जो है ना ये रोज़ के अंदर उसने एलिमेंट्स को अरेंज किया, तो उसको उसने क्या नाम दिया, पीरियड्स का नाम दिया। द एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज वर प्लेस्ड इन वर्टिकल कॉलम्स कॉल्ड ग्रुप्स। अब ऐसे एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज आपस में मिलती थी, तो उसने उसको वर्टिकल कॉलम्स यानी ग्रुप्स की फॉर्म में रख दिया। कैसे, ये लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांशियम, इनकी प्रॉपर्टीज आपस में मिलती हैं, तो इनको एक ग्रुप में रख दिया। ये दूसरा ग्रुप है, इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज आपस में मिलती हैं, इनकी आपस में मिलती हैं। इस तरह जितने भी 18 ग्रुप्स हैं, सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज आपस में मिलती हैं। तो उसने एलिमेंट्स को ग्रुप्स की फॉर्म में जो है ना अरेंज किया, यानी कि जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सिमिलर थी उनको एक ही ग्रुप के अंदर रख दिया, उनको यानी कि वर्टिकल कॉलम्स में रखा, और उसको क्या नाम दिया, ग्रुप्स का नाम दिया। नेक्स्ट हमारे पास है जी फेलियर्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के फेलियर्स क्या थे, जिसकी बेस पे मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था वो रिजेक्ट कर दिया गया था। ठीक है, यानी कि मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल एक्सेप्ट नहीं था किया गया। क्या रीज़न थे, तो दो बेसिकली जो है ना इंपॉर्टेंट रीज़न थे। पहला रीज़न है जी, ही फेल्ड टू एक्सप्लेन द पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के बाद ही जो है ना आइसोटोप्स का कॉन्सेप्ट आया था, यानी कि एक एलिमेंट तीन डिफरेंट जो है ना अपने आइसोटोप्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब हाइड्रोजन है वो 3 में एग्जिस्ट करता है, कार्बन है 4 में, कार्बन है 3 में। इस तरह बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनके 3-4 आइसोटोप्स हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी 5 हैं, कि किसी के 2 आइसोटोप्स हैं यूरेनियम के। इस तरह बहुत सारे जो है ना हमारे जितने भी सारे एलिमेंट्स हैं ना इनके आइसोटोप्स हैं। ठीक हो गया। तो मेंडलीव ने हमें कहीं पे भी जो है ना आइसोटोप्स का कॉन्सेप्ट नहीं था दिया। तो बाद में जब आइसोटोप्स का कॉन्सेप्ट आया, तो आपको पता है कि आइसोटोप्स का कॉन्सेप्ट एटॉमिक मैसेज की बेस पे होता है। ठीक हो गया। तो चूंकि मेंडलीव ने भी एटॉमिक मैसेज की बेस पे एलिमेंट्स को अरेंज किया था। ठीक है, जब आइसोटोप्स आए तो आइसोटोप्स भी जो है ना एटॉमिक मैस की बेस पे आए, तो वहाँ पे जो है ना वो चीज़ें क्या होगी, मिक्स हो गई। तो उन्होंने बोला कि नहीं, एलिमेंट्स को एटॉमिक मैस की बेस पे अगर आप करते हैं तो आप आइसोटोप्स को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ठीक है, तो पहला ये हमारे जो है ना ये मेंडलीव का यानी पीरियोडिक टेबल रिजेक्ट क्यों किया गया था, पहला ये रीज़न था कि वो आइसोटोप्स को जो है ना एक्सप्लेन नहीं था कर रहा। दूसरा रीज़न क्या था कि ही मेक्स रॉन्ग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मैसेज ऑफ सम एलिमेंट्स। उसने क्या किया, कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जिनको उसने गलत अरेंज किया था पीरियोडिक टेबल के अंदर। यानी कुछ एलिमेंट ऐसे थे जिनके एटॉमिक मैसेज थे, उनको उसने गलत जो है ना यानी कि ऑर्डर में प्लेस किया था पीरियोडिक टेबल के अंदर। इस वजह से भी जो है ना उसको यानी कि इसका ये वाला पीरियोडिक टेबल रिजेक्ट कर दिया गया था। अच्छा, एक और बात बता दूं, इसका मतलब ये है कि एग्जांपल देने लगा हूँ इसकी सेकंड की, कि ये कुछ एलिमेंट्स हैं हमारे पास डी ब्लॉक वाले, उसने डी ब्लॉक वाले और पी ब्लॉक वाले और ये जो हमारे पास है ना एस ब्लॉक वाले, इनके एलिमेंट्स को यानी कि तकरीबन आप कह सकते हैं कि इकट्ठा कर दिया था उसने। ठीक हो गया, यानी कि इन एलिमेंट्स को डी ब्लॉक को उसने अलग नहीं किया था, डी ब्लॉक्स के अंदर ही जो है ना उसने पी ब्लॉक जो है ना बना दिया था। तो इस वजह से जो है ना ये ही मेक्स रॉन्ग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मैसेज ऑफ सम एलिमेंट्स, यानी कि वो कुछ एलिमेंट को जो है ना उसने गलत अरेंज किया था उसने। तो ये हमारे पास दो रीजन है बेसिकली, जो कि जिसकी बेस पे जो है ना मेंडलीव पीरियोडिक टेबल रिजेक्ट कर दिया गया था, सॉरी। तो ये जो है ना हमारे पास, नेक्स्ट हम चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, शो वाई इन अ पीरियड द साइज ऑफ एटम डिक्रीजेज इफ वन मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। कहते हैं कि जब हम लेफ्ट से राइट मूव करते हैं तो एटम का साइज क्यों डिक्रीज होता है। ठीक है ना, क्या रीज़न है। तो ये बेसिकली एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस जो प्रॉपर्टी आप लोगों ने पढ़ी है, जो टॉपिक आप लोगों ने ये पढ़ा है, ये उसके अंदर जो है ना ये वाला जो है ना आंसर उसके अंदर मौजूद है। तो हम देखते हैं ये कैसे जो है ना एक्सप्लेन करते हैं इसको। व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, although atomic number increases yet the size of atom decreases gradually। कहते हैं जब हम लेफ्ट से राइट मूव करते हैं, हम मानते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है ना बढ़ रहे हैं, एटॉमिक नंबर क्या है, बढ़ रहा है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है ना एटम का साइज क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो क्या रीज़न है, वो रीज़न देखते हैं। रीज़न ये जो कि रीज़न एक ही है, मैंने इसको 3 पॉइंट्स में जो है ना डिवाइड करके लिखा था कि आप लोग इजीली इसको याद कर सकें। पहला रीजन, व्हेन एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज ग्रेजुअली बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ मोर एंड मोर प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस। ये यानी कि जैसे आप लेफ्ट से राइट मूव करेंगे तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन बढ़ेंगे ग्रेजुअली, ठीक है ना, आहिस्ता आहिस्ता। जब नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेंगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा।
ठीक है, लेकिन क्यों, रीज़न क्या है? ऑन द अदर हैंड द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑल्सो इंक्रीजेज इन वैलेंस शेल विच रिमेन सेम थ्रू आउट द पीरियड, इट मीन्स शेल डजेंट इंक्रीज। जब न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ेंगे तो इसका मतलब ये है कि वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेंगे। अगर एक प्रोटॉन बढ़ रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन भी तो बढ़ रहा है। लेकिन अब मसला ये है कि जब वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं वो क्या है, जस्ट एक ही शेल है, यानी कि थ्रू आउट द पीरियड शेल क्या रहता है, सेम रहता है, एक ही शेल रहता है। जब एक शेल रहेगा उसी शेल के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, तो क्या है कि शेल चेंज नहीं होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूक्लियस में बढ़ रहे हैं। जब शेल एक ही रहेगा उसी एक शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो क्या होगा कि यानी कि एटम का साइज मजीद तो नहीं बढ़ेगा, मजीद नंबर ऑफ शेल्स नहीं बढ़ेंगे। जब मजीद नंबर ऑफ शेल्स नहीं बढ़ेंगे तो जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो क्या करेंगे, जो बाहर वाले जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे, ज़्यादा उनकी जो है ना अट्रैक्शन स्ट्रांग होगी। इन दिस वे द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज विच अट्रैक्ट्स द वैलेंस इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली, द वैलेंस शेल कॉन्ट्रैक्ट एंड रिड्यूसेस द साइज ऑफ एटम। जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा हो जाएगा, वैलेंस शेल वाले इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली खींचेंगे अपनी तरफ। आपको पता है ना कि जैसे जैसे शेल बढ़ते जाते हैं तो नंबर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस से दूर होते जाते हैं, अट्रैक्शन कम होती जाती है। लेकिन शेल ही एक हो बाहर, वैलेंस शेल पूरे पीरियड के अंदर एक ही शेल हो, तो जब शेल एक हो तो उसी के अंदर इलेक्ट्रॉन बढ़े तो लेकिन मजीद यानी कि साइज तो नहीं ना बढ़ेगा उसका, जस्ट एक ही यानी कि वैलेंस शेल के अंदर एक ही शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं। तो जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा अपनी तरफ जो है ना स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा। जब स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा तो इसका मतलब है कि वैलेंस शेल क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट यानी कि स्क्वीज़, अंदर की तरफ जो है ना वो स्क्वीज़ होगा, जिसकी वजह से एटम का साइज़ जो है ना जैसे जैसे आप आगे जाएंगे एटम का साइज़ कम होता जाएगा। यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है सेकंड पीरियड की, सही, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। लिथियम का आप देखें 152 है एटॉमिक रेडियाई, आगे बेरिलियम का 113 है, बोरॉन का 88 है, कार्बन का 77, नाइट्रोजन का 75, ऑक्सीजन का 73, फ्लोरीन का 71, नियॉन का 69। यानी कि जैसे जैसे आप यानी कि लेफ़्ट से राइट मूव कर रहे हैं तो एटॉमिक रेडियाई कम होते जा रहे हैं, इनकी साइजेज एटम के कम होते जा रहे हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब द ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन अ पीरियड एंड इन अ ग्रुप। तो ये हम लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला टॉपिक, ये लेक्चर नंबर 67 है, ठीक है। आप लोग जाएं लेक्चर 67 देखें। इसके अंदर आप लोगों ने करना है क्या, सबसे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन, फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ट्रेंड इन ग्रुप एंड फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ट्रेंड इन पीरियड। यानी ये तीन चीज़ें आप लोगों ने इस क्वेश्चन के अंदर बतानी है और तीनों चीज़ें एग्जैक्ट जो है ना उस लेक्चर के अंदर लिखी हुई हैं। तो आप लोगों ने पूरा लेक्चर जो है ना वो वाला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला वो वाला फॉलो करना है, ठीक है। तो वो पूरा जो है ना लेक्चर इसका आंसर है इस क्वेश्चन नंबर 3 का। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है, डिस्कस द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो आप जो है ना लेक्चर नंबर 59 पे जाएंगे। 59 ये हमारे पास है साइलेंट फीचर्स ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये वाले लेक्चर का नाम है, ठीक है। 59 लेक्चर है। तो उसके अंदर आप लोगों के पास जो है ना तकरीबन 8 से 9 जो है ना वो प्रॉपर्टीज़ बताई गई हैं, डिफरेंट फीचर्स बताए गए हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के, वो आप लोगों ने कर लेने हैं। वहाँ पे मैंने शॉर्ट लिखा हुआ है, तो वहाँ पे जो है ना आप लोग इजीली कर सकते हैं और वो सारे पॉइंट करने हैं। ये लेक्चर 59 आप लोगों ने पूरा फॉलो करना है, ठीक हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डू यू मीन बाई ब्लॉक्स इन अ पीरियोडिक टेबल एंड व्हाई एलिमेंट्स वर प्लेस्ड इन ब्लॉक्स, ठीक है। यानी कि पीरियोडिक टेबल के अंदर ब्लॉक्स का क्या मतलब है, ये एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, इनका क्या मतलब है। तो सबसे पहले आप लोगों ने ब्लॉक्स की डेफिनेशन बतानी है और उसके बाद जो है ना एस, पी और डी और एफ ब्लॉक का बताना है कि ये जो है ना ब्लॉक्स हमने क्यों बनाए हैं, क्यों रखे हैं, क्यों एलिमेंट्स को इन ब्लॉक्स के अंदर प्लेस किया गया है, क्यों एलिमेंट्स को इन ब्लॉक्स के अंदर रखा गया है। तो आप लोगों के पास जो 7वीं और 8वीं प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, जहाँ से ब्लॉक्स शुरू होते हैं, तो सबसे पहले जो है ना 7वीं प्रॉपर्टी जो है उसमें ब्लॉक्स की डेफिनेशन है और जो 8वीं प्रॉपर्टी है, 8वां जो साइलेंट फीचर्स है उसके अंदर जो है ना आप लोगों के पास एस, पी और डी और एफ ये क्यों नाम रखे हैं, यहाँ पे जो है ना वहाँ पे जो है ना इन सारी चीज़ों का जिक्र है, ठीक है। तो ये लेक्चर 59 है। लेक्चर 59 के अंदर आपने सारे जो है ना वो साइलेंट फीचर्स नहीं लिखने, साइलेंट फीचर्स आपने इस क्वेश्चन के अंदर लिखने हैं सारे, ठीक है, जिसके अंदर ब्लॉक्स भी आ जाएंगे और एस, पी, डी ऑफ, यानी कि पूरा लेक्चर 59 आ जाएगा इसके अंदर। लेकिन इसके अंदर पूरा 59 लेक्चर नहीं है, जस्ट इसके अंदर आप लोगों ने ब्लॉक्स का बताना है और ब्लॉक्स के एंड पे जो है ना एस, पी और डी और एफ ब्लॉक जो है ना इनको हमने नाम क्यों दिए हैं,
एलिमेंट्स के, यानी कि एलिमेंट्स को इनके अंदर प्लेस क्यों किया गया है वहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। वहाँ पे 7वीं और 8वीं प्रॉपर्टी आप लोगों ने इस लेक्चर के अंदर इस क्वेश्चन के लिए जो है ना आपने कर लेनी है। ठीक हो गया। तो इस तरह चूँकि आप लोग अपने साथ साथ नोट्स बना रहे हैं तो वहाँ से देख के जो है ना आप लोग अपने नोट्स बना लें ताकि आप लोग ईजिली तैयार कर सकें। तो यहाँ तक हमारा जो है ना ये लेक्चर एंड होता है। इस लेक्चर के अंदर हमने 5 लॉन्ग क्वेश्चन किए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है ना हम नेक्स्ट 5 क्वेश्चन करेंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो इसी के साथ ही अल्लाह हाफिज़।